इंडिया के अंदर कुछ और डायनेस्टी हमें दिखाई देती है। इसमें से कुछ डायनेस्टी हमें कश्मीर वाले क्षेत्र में दिखती है। कश्मीर में कुछ फैमिली रूल करेंगी। जैसे सबसे पहले एक फैमिली जो कश्मीर में हमें दिखती है वो है कारकोट। कारकोट ये जो डायनेस्टी है ये कश्मीर में रूल करती है। और इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और कश्मीर में बहुत सारी फैमिली जो रूल करती हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कारकोट डायनेस्टी है। कश्मीर के बारे में बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन कौन सी डायनेस्टी रिलेटेड है कश्मीर से, या फिर इसके फाउंडर कौन है। तो दुर्लभ वर्धन ने कारकोट डायनेस्टी को बनाया। और इस कारकोट डायनेस्टी के अगर काम की बात करें तो इनका एक सन टेम्पल काफी ज्यादा फेमस है, जिसे हम कहते हैं मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल अभी ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। काफी फेमस एक सन टेम्पल है और एंशिएंट हिस्ट्री का, और इसे आज भी हिंदू रिलीजन में एक इम्पोर्टेंट टेम्पल के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे लोग जाते हैं वर्शिप करने के लिए। और इसको बनाने वाले जो थे वो कारकोट डायनेस्टी के एक रूलर, एक शासक जो काफी ज्यादा फेमस हुए, ललितादित्य। तो इसको बनवाया ललितादित्य ने। दित्य ने इसको बनवाया मार्तंड सन टेम्पल को। तो मार्तंड सन टेम्पल कारकोट डायनेस्टी के एक रूलर ललितादित्य ने जम्मू कश्मीर में बनवाया, जो अभी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पाया जाता है। तो ये कारकोट डायनेस्टी एक फैमिली जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में दिखती है। दूसरा जो सेकंड फैमिली जो और हमें जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में दिखती है उसका नाम है उत्पल। उत्पल डायनेस्टी। उत्पल डायनेस्टी और इसको बनाने वाले जो थे वो थे अवंती वर्मन। फाउंडर जो थे वो है अवंती वर्मन। वर्मन। तो अवंती वर्मन ने उत्पल डायनेस्टी को बनवाया। और इनका एक मिनिस्टर काफी ज्यादा फेमस है, मतलब एक मंत्री परिषद काउंसिल की तरह इनकी होती थी, जिसका नाम था सूया। तो सूया इनका एक मिनिस्टर जिसने काफी ज्यादा इरिगेशन का डेवलपमेंट करवाया जम्मू कश्मीर में। इससे फायदा क्या हुआ होगा, जम्मू कश्मीर में अगर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो फार्मर है, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हुई होगी। और अगर उनकी इनकम इंक्रीज हुई होगी तो कहीं ना कहीं उस डायनेस्टी में या उस किंगडम में लोगों का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हुआ होगा। और साथ में सरकार को भी कहीं ना कहीं एक लैंड रेवेन्यू मिला होगा। तो पहला हमने कारकोट डायनेस्टी, दूसरा उत्पल डायनेस्टी, ये दो डायनेस्टी के बारे में जाना जो कश्मीर के एरिया में है। कारकोट डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभ वर्धन और कारकोट डायनेस्टी से जुड़े हुए ललितादित्य ने मारतंड सन टेम्पल जम्मू कश्मीर में बनवाया, जो काफी ज्यादा फेमस
रिलीजियस प्लेस है। दूसरा जो डायनेस्टी वो है उत्पल डायनेस्टी, और इसके फाउंडर हैं अवंती वर्मन और इनके एक मिनिस्टर सूया, जिन्होंने इरिगेशन डेवलपमेंट करवाया और जम्मू कश्मीर का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। साथ में ही उत्पल डायनेस्टी का एक और रूलर जिसका नाम था यशस्कर। यशस्कर एक ऐसा रूलर था जिसे पब्लिक ने अपॉइंट किया, जनता ने इसको इलेक्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे अभी हम लोग अपने प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं, उसके जैसा ही कुछ यशस्कर के साथ हुआ और वहां की पब्लिक ने मेजॉरिटी के साथ यशस्कर को राजा बनाया। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक सिंबल हमें जम्मू कश्मीर में मिलता है। तो यशस्कर एक ऐसा रूलर है जिसे पब्लिक इलेक्ट करती है, वरना सारे लोग नॉमिनेटेड होते थे। राजा का बेटा है इसलिए राजा है, या फिर छत्री है तो वॉर के बाद जीत हासिल की और जीत के बाद फिर वो कहीं ना कहीं गद्दी पे बैठ गया। लेकिन यशस्कर एक ऐसा रूलर था उत्पल डायनेस्टी का जिसे पब्लिक ने खुद इलेक्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद अगली जो डायनेस्टी आती है पर्वगुप्त। पर्वगुप्त ये डायनेस्टी, ये तीसरी डायनेस्टी या तीसरी फैमिली जो हमें दिखती है जम्मू कश्मीर में। और पर्वगुप्त डायनेस्टी की एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक रूलर वुमेन भी रही है। और इन वुमेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसका नाम है रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। हमारे देश में बहुत कम रूलर वुमेन रही हैं। जैसे एक आप रानी दिद्दा के बारे में सुनेंगे, दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्ताना के बारे में सुनेंगे। ऐसे ही रानी दिद्दा जम्मू कश्मीर के पर्वगुप्त डायनेस्टी से रूलर बनी, क्वीन बनी। और वैसे ये जो रिलेटेड थी वो थी लोहार डायनेस्टी से। लोहार डायनेस्टी से जुड़ी हुई थी इनका बर्थ प्लेस। बाद में इनकी शादी पर्वगुप्त डायनेस्टी के रूलर से हो गई और इनके हस्बैंड की डेथ के बाद रानी दिद्दा ने खुद गद्दी संभाली। इसलिए रानी दिद्दा काफी ज्यादा फेमस हो गई कि भाई एंशियंट टाइम में भी ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जब कोई वुमेन एज अ रूलर बनी है। तो रानी दिद्दा ने एंशियंट टाइम में इंडिया में रूल किया और जम्मू कश्मीर के पर्वगुप्त डायनेस्टी से। और वैसे ये जिसकी बेटी थी वो था लोहार डायनेस्टी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और डायनेस्टी लोहार डायनेस्टी। लोहार डायनेस्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ज्यादा थी एज कंपेयर टू अदर डायनेस्टी, क्योंकि इसके पास वो रूलर थे जो इस डायनेस्टी को थोड़ा सा ग्रेट बनाते हैं। लोहार डायनेस्टी में एक रूलर हर्ष रहा करता था, लेकिन ये वो वाला हर्ष नहीं है जिसको हमने उज्जैन में देखा, ये दूसरा हर्ष है। लोहार डायनेस्टी का एक रूलर हर्ष, ये काफी ज्यादा फेमस था। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में एक राइटर रहता था जिसका नाम था कल्लन। कल्लन या कल्लन, ये एक राइटर था जो लोहार डायनेस्टी में रहता था। और इस कल्लन ने
एक बुक लिखी जिसका नाम है राज तरंगिणी। कल्लन की एक बुक, कभी आपने भी सुना होगा, राज तरंगिणी काफी ज्यादा फेमस है, राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं। और जब इन्होंने ये बुक लिखी, उस टाइम लोहार डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे जयसिंह। और कल्लन ने राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया कि भाई जम्मू कश्मीर कैसा था, क्या क्या चीजें थी, वो सारी बातें बताते हैं। इस लोहार डायनेस्टी से जुड़े हुए एक फेमस रूलर जिनका नाम है जैनुला अब्दीन, लोहार डायनेस्टी का एक फेमस रूलर जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है। कई बार आपको सिर्फ इन डायनेस्टी का नाम दे दिया जाएगा कि भाई लोहार डायनेस्टी, परमगुप्त डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी या कारकोट डायनेस्टी इंडिया के किस स्टेट या किस जोन से रिलेटेड हैं। तो ये सारी डायनेस्टी जम्मू कश्मीर के जोन से रिलेटेड। लोहार डायनेस्टी का एक फेमस रूलर जिसका नाम है जैनुला आब्दीन। तो जैनुला आब्दीन, इसने कुछ ऐसे काम किए जिससे ये ग्रेट रूलर बन गए। जैनुल आब्दीन रूल करते हैं 1420, लगभग 15 सेंचुरी से लेकर 70 तक, लगभग 50 ईयर। और इन्हें बोला जाता है कि भाई इसके अंदर अकबर प्लस अलाउद्दीन खिलजी, एक मुगल रूलर अकबर और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। हम लोगों ने अकबर के बारे में काफी सुना है, लेकिन ऐसा बोला जाता है अकबर से पहले जैनुलाब्दीन ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अकबर ने बाद में किए। जैनुलाब्दीन पहला रूलर था जिसने हमारे देश से जजिया को हटाया, जजिया टैक्स। जजिया टैक्स क्या था? एक रिलीजियस टैक्स जो मुस्लिम रूलरों के द्वारा नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। और उनसे बोला जाता था कि अगर आप जजिया देंगे तो हम आपका ना तो रिलीजन चेंज करवाएंगे, ना आपके रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अगर जजिया नहीं दिया तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। जजिया नहीं दिया तो हम आपके रिलीजन को अबॉलिश कर देंगे। तो एक रिलीजियस टैक्स जजिया टैक्स, इसको अबॉलिश किया इसने। सबसे पहली बार जजिया टैक्स को जिसने हटाया वो थे जैनुलाब्दीन जम्मू कश्मीर के। इसीलिए इनको बोला जाता है रिलीजियस लेवल पर काफी लिबरल रूलर थे। मतलब दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन, दूसरे के कल्ट का सम्मान करते थे। साथ ही इन्होंने अपने राज्य में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी काफी ज्यादा वर्क किया। इनके टाइम जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी आई। डेवलपमेंट के लिए विदेशों से, फॉरेन कंट्री से बहुत सारे एक्सपर्ट जो लोग थे उनको बुलाया। साथ ही में हिंदू
लोग जो अपनी ट्रेडिशन का या अपने कल्चर का जो फॉलो करते थे उसको भी उन्हें इजी वे में अपनाने के लिए इसने मौका दिया। जैसे हिंदू लोग उस टाइम सती सिस्टम अपनाते थे, वैसे सती सिस्टम गलत था, लेकिन इसने इनको अलाउ किया। ये बताता है कि ये कितना लिबरल था, दूसरे को उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जीने की आजादी देता। साथ में इसने लैंड का मेजरमेंट करवाया, लैंड का रिकॉर्ड रखवाया कि भाई किसके पास कितनी जमीन है, और गुड्स की जो कॉस्ट है या प्राइस जो है वो भी डिसाइड किया। कई बार बहुत सारे लोग मनमाने तरीके से बेचते थे चीजों, आज 10 रुपए की कल 25 रुपए की, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी पैसा इंक्रीज कर देते। लेकिन इसने प्राइस फिक्स करवा दिया। जैसे अभी हम देखते हैं एमआरपी, एमआरपी जो प्राइस होता है वो एक तरीके से प्राइस को रेगुलेट करने का सिस्टम है। ऐसा ही सिस्टम इन्होंने करवाया, और इससे हम देखते हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी इसी सिस्टम का यूज करेगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के आसपास एक सराया मार्केट बनवाएगा, और सराया मार्केट को आप कह सकते हो उनकी आर्मी की या सोल्जर की कैंटीन थी, जहां पर उसने प्राइस को कंट्रोल किया। क्योंकि किसी भी सोल्जर या उसकी फैमिली को क्या चाहिए, खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, साथ में सोल्जर को उस टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। खाने पीने का पूरा सिस्टम उसने मार्केट को कंट्रोल करके चलाया, ऐसा ही ये बोलते हैं। साथ में ही इनके टाइम में एक और राइटर हुए जिनका नाम था जॉन राज, और जॉन राज इनके टाइम पीरियड में राज तरंगिणी सेकंड लिखते हैं, राज तरंगिणी सेकंड। पहला हमने देखा कल्हड़ ने लिखी, जय सिंह के टाइम लोहार डायनेस्टी से जुड़े हुए, और दूसरा जॉन राज, लेकिन फेमस जो है वो राज तरंगिणी कल्हड़ वाली है। फर्स्ट टाइम जो चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा फेमस। तो ये हमने कश्मीर के जो रूलर थे या कश्मीर की जो डायनेस्टी थी उसके बारे में जाना। इसके अलावा एक और डायनेस्टी जो हमें दिखती है वो दिखती है साउथ इंडिया में, चोला। चोला एम्पायर काफी ज्यादा फेमस था साउथ इंडिया में, और फेमस होने का रीजन उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे था जैसे आज के टाइम का हमारा पंचायत सिस्टम। इसलिए चोला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चोला डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन काफी बार पूछे गए कि भाई चोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, कैसे इनके रूलर वर्क करते थे, कैसे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो चोला डायनेस्टी या एम्पायर, चोला लोगों ने काफी एक बड़े एम्पायर का डेवलपमेंट किया, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर और इनके बारे में जो सोर्स हमें पता चलते हैं कि भाई क्या क्या चीजें थी। एक और खास बात, इनके बारे में पता बहुत चलता है, और पता इसलिए चला कुछ लोगों ने लिखा। तो सबसे पहले सोर्स की बात करें तो कुलिंग त्रिपाठी, इनकी एक बुक कलिंग त्रिपाठी, इस टेक्स्ट के अंदर कुछ बातें लिखी हैं, और पता चलता है कि इनका एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था कुलोतुंग।
तुंग फर्स्ट। तो कुलोत्तुंग फर्स्ट ने क्या क्या चीजें की, इसके बारे में हमें ये सारी बातें बताता है। और इसे जिसने लिखा उसका नाम था जयगोंदर। जयगोंदर ने ये बुक लिखी। तो चोला डायनेस्टी के बारे में हमें पता भी चलता है। साथ में पता चलता है कि चोला की जो ज्योग्राफी थी वो लगभग वही थी जो तमिलनाडु वाला एरिया, इधर वाले एरिया में चोला रूल करते थे। आज का जो तमिलनाडु है इस वाले एरिया में, या जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, उस वाले एरिया, यहां पर चोला डायनेस्टी मिलती है। ऐसे ही एक तमिल रामायण, तमिल रामायण, राम एक ऐसे गॉड हैं इंडिया के जो नॉर्थ से लेके साउथ, साउथ वेस्ट से लेके ईस्ट सब जगह हो गए। इसलिए राम जी काफी ज्यादा फेमस है साउथ इंडिया में भी। क्यों? क्योंकि वो जब श्रीलंका गए थे रावण के वहां, तो साउथ इंडिया होके गए। तो तमिल रामायण जिसे कम्बन ने लिखा, कम्बन काफी ज्यादा फेमस एक राइटर है। कम्बन तमिल रामायण लिखते हैं और इस तमिल रामायण में कुछ सी बातें अपने आसपास की बताते हैं, कैसे रूलर होते थे, क्या करते थे। तो कई बार कुछ कहानियों के थ्रू भी हम अपने आसपास के समाज, अपनी इकोनॉमी, अपनी राजनीति, इसके बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग सीधी बात ना करके उसे नोवेल के थ्रू, उपन्यास के थ्रू, जैसे प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा, वो बहुत सारी चीजें नोवेल के थ्रू, उपन्यास के थ्रू कह के गए, सीधे तरीके से उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। तो ऐसे ही कम्बन जी ने लिटरेचर के थ्रू एक तरीके से इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की। साथ में एक हमें पिलर या इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन, मेरुर इंस्क्रिप्शन। इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि भाई चोला लोग कैसे रूल किया कर सकते, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। और इसको लिखवाया गया जिसने, उसका नाम था परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट ने इसको लिखवाया, वो रूलर था। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, विलेज लेवल पर कैसे लोग रूल करते थे, क्या सिस्टम था, उसके बारे में पता चलता है। साथ में धवलेश्वरम एक प्लेस है, धवलेश्वरम, लेश्वरम। जब भी ये धवलेश्वरम या रामेश्वरम ऐसे नाम आते हैं तो पता चलता है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं साउथ इंडिया से होगा। तो धवलेश्वरम एक प्लेस से हमें चोल टाइम के गोल्ड कॉइन मिलते हैं। और गोल्ड कॉइन पे कुछ डेट हैं, कुछ लोगों का फोटो है, उससे भी हम एक तरीके से ये सारी चीजें बात। और बात करें कि चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, किसने चोला डायनेस्टी को बनाया, ये तो हमने सोर्स की बात की भाई। कलंग त्रिपानी जो जयगोंदर ने लिखी, कुलतुंग फर्स्ट के बारे में बताती है। तमिल रामायण जिसे कम्मन ने लिखा, और उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन जिसे पारंतक फर्स्ट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताया। और धवलेश्वरम एक प्लेस जहां पर चोल या चोला डायनेस्टी के गोल्ड कॉइन हमें मिलते हैं।
ये सारे सोर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भाई चोला लोग कैसे थे। अब बात आती है इसका फाउंडर कौन था, किसने चोला डायनेस्टी को फाउंड किया। तो फाउंडर जो थे वो थे विजयालय। विजयालय ने चोला डायनेस्टी को फाउंड किया। तो विजयालय चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। और पहले ये पल्लव जो रूलर थे, तो हमने जाना भी था, पल्लव रूलर के यहाँ सामंत थे, मतलब उनके वहां काम करते थे। धीरे धीरे इनको लगा क्यों ना अपना भी एक किंगडम हो। धीरे धीरे इनको लैंड मिलता गया जब उनकी सर्विस करते गए, और फिर उन्होंने पल्लव वाले एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। बात करें चोला डायनेस्टी के कुछ फेमस रूलर, तो सबसे फेमस रूलर जो चोला डायनेस्टी के हमें मिलते हैं वो है राज राज वन। राज राज वन, दो बार राज, राज राज वन, या इनका एक निकनेम भी है अरमूल वर्मन। अरमोली वर्मन, लेकिन ये जो हिस्ट्री में फेमस है वो राज राजवन के। ये जो अपना रूल चलाते हैं 1985 या 985 से लेकर 1014 एडी तक ये रूल चलाते हैं, लगभग 30 साल के आसपास, 38 तक ये रूल करते हैं। और इन्होंने श्रीलंका का पर अटैक कर कर उसको अपने कंट्रोल में किया, और वहां की जो कैपिटल थी अनुराधापुर, राधापुर, उसको खत्म भी कर दिया। तो चोल डायनेस्टी, इससे पता चलता है इनके पास कितनी ताकत थी। बोला जाता था इनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, और इन्होंने बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को चोल लेक के रूप में चेंज कर दिया। मतलब किसी को भी अगर सी के थ्रू जाना है तो चोल डायनेस्टी से रिलेशन बनाने पड़ेंगे। तो चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, उन सब मामले में इनकी नेवी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। और उसके बाद इन्होंने श्रीलंका का जो नॉर्थ वाला एरिया था उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया कि भाई ये मेरा किंगडम का पार्ट। साथ में इसने मालदीव, एक आइलैंड जो इंडियन ओशियन में दिखता है, उस पर भी अटैक किया, और मालदीव से भी बहुत सारा सामान लेके आया। साथ में अपनी किंगडम में लैंड का पूरा मेजरमेंट भी करवाएगा। तो राज राजवन जो फेमस रूलर चोला डायनेस्टी के, जिन्हें अरमोली वर्मन के रूप में जाना जाता है, और लगभग 30 साल रूल करते हैं। इन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया और अनुराधापुर को नष्ट किया, और नॉर्थ श्रीलंका को अपना एरिया घोषित किया। साथ में इन्होंने मालदीव जो इंडियन ओशियन में एक आइलैंड पड़ता है उस पर भी कंट्रोल किया, और लैंड मेजरमेंट भी करवाया। उसके बाद अगले जो रूलर जो हुए वो राजेंद्र वन। राज राज वन के बाद अगले जो फेमस रूलर हैं वो हैं राजेंद्र वन। इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया और चोला डायनेस्टी को फेमस किया। राज राज वन के बाद राजेंद्र वन, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी राजेंद्र प्रसाद थे। इसने राज राज वन से थोड़ा आके जाके पूरी श्रीलंका की टेरिटरी को
अपने अंदर कंट्रोल कर लिया। विन ऑल श्रीलंका, पूरे श्रीलंका को इसने जीत लिया। साथ में ही साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, उस पर भी अपना कंट्रोल किया। और इस पर कंट्रोल करने का रीजन क्या है? इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। नेवी स्ट्रांग होने की वजह से ये सी के लेवल पे सबसे आगे हैं। और इसलिए बोला जाता है राजेंद्र वन ने बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ पड़ती है, उसे चोला लेक में चेंज कर दिया। चोला लेक में चेंज, कि अगर आपको किसी को इधर से ट्रेड करना है तो भैया चोला से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन का हम लोग कुछ पैसा लेंगे। तो सारी सिक्योरिटी का जो कंट्रोल था वो इनके नियंत्रण। साथ में अब राजेंद्र को लगा थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, तो ये गंगा का कैंपेन करता है, जहां पर गंगा रिवर बहती है बंगाल वाली साइड। तो एक कैंपेन लॉन्च करता है, बोला गंगा काफी ज्यादा पवित्र है, मैं भी क्यों ना एक तरीके से वहां पर करूं। तो ये कैंपेन करता है बंगाल को जीतने का। और इस समय बंगाल का रूलर जो है वो है महिपाल, बंगाल में रूलर। महिपाल को हराने के लिए जाता है, और इसने इस कैंपेन में जो लीडरशिप रोल दिया वो एक चोला के राजकुमार विक्रम चोल, विक्रम चोल को अपनी सेना के साथ भेजा, जाओ तुम लोग रूल करो। और जब इन लोगों ने इसको जीत लिया बंगाल को, तो इन्होंने इसकी याद में गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम नाम से इस विक्रम चोल जो उनका बेटा था उसको टाइटल दिया, और साथ में एक नया शहर बनवाया, गंगई पॉन्ड चोलपुरम। और बाद में गंगई चौंड पोलपुरम को अपनी न्यू कैपिटल बना दिया। तो ये दिखाना चाहता था कि भाई चोलाओं के पास कितनी पावर है, कि चोला लोगों ने गंगा वाले एरिया को, जहां पर मगध रूल करते थे, उस वाले एरिया पे कंट्रोल किया है। तो ये सारा काम राजेंद्र वन के वहां हुआ। तो राजेंद्र वन के वहां हमने देखा, एक तो इसने कंप्लीट श्रीलंका को जीता, साथ में साउथ ईस्ट एशिया पे कंट्रोल किया, और बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में चेंज कर। गंगा में कैंपेन के लिए अपने बेटे विक्रम चोल की लीडरशिप में बंगाल के रूलर महिपाल के टाइम एक अटैक किया और वहां पर जीत हासिल की। और इसकी याद में गंगई कौंचोलपुरम एक न्यू सिटी बनवाया, और बाद में इस सिटी को ही अपना कैपिटल घोषित कर दिया। तो इससे पता चलता है कि चोला लोग कितने पावरफुल थे, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी नेवी थी। अगला जो रूलर अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र। वैसे अगले जो रूलर है इतने ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, और इस बेचारे को मोब लिंचिंग में मार दिया जाता है।
आपने सुना होगा मूव लिंचिंग, या पुरानी मूवियां देखी होंगी तो उसमें होता है मारो मारो, जब कोई एक तरीके से विलन होता है उसको पब्लिक मार देती है। ऐसे ही ये जन विद्रोह में मारा गया। जनता को पसंद नहीं आया, कुछ ज्यादा टेंशन हो गई। सेम ऐसे ही जैसे श्रीलंका में आपने देखा कि कैसे लोग आराम से प्रेसिडेंट के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने सबसे काम नहीं किया। अगर ये सही से काम करता तो हम लोगों के यहाँ अभी इन्फ्लेशन नहीं होती। ऐसे ही अधीर राजेंद्र मोब लिंचिंग में मारा गया, क्योंकि लोगों को इसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, इसलिए इसके साथ ये सब हुआ। उसके बाद कुलुतुंग फर्स्ट, कुलुतुंग फर्स्ट, और ये वही है जिसके बारे में हमने देखा कि भाई एक बुक लिखी गई थी कुलिंग त्रिपाणी, जिसे जय गोंदर ने लिखा था, वो इन्हीं के बारे में। कुलतुंग फर्स्ट ने अपना एक एम्बेसडर चाइना भेजा, मतलब फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए चाइना में अपना एम्बेसडर और साथ में कुछ लोगों को भेजा। साथ में इसने लैंड की माप के लिए अपने फुट जो हैं या अपने पैर जो हैं, अपने फुट को एक यूनिट के रूप में यूज किया कि भाई मेरे पैर हैं, इसी के बेस पे एक तरीके से आप करो। ये सब इनके रूलर थे। अब बात आती है कि चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, जो इतना ज्यादा फेमस था। कैसे ये लोग रूल करते थे, क्या क्या चीजें इनके यहाँ होती थी। तो इनका जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, और दो इनके रूलर फेमस हैं, एक राजराज वन, दूसरा राजेंद्र वन। यही दो रूलर के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगला क्वेश्चन जो बनता है वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा फेमस क्यों, ऐसा क्या करते थे। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अभी भी इसको हम लोग समझते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे चलाते। इनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जेनेटिक तरीके से रूलर चुना जाता था, मतलब राजा का बेटा राजा, तो यहाँ पे जेनेटिक होता था रूलर के लेवल, कि राजा का बेटा राजा बनेगा। साथ में टेम्पल के अंदर जो किंग होता था उसकी वर्शिप की जाती थी, मतलब भगवान और किंग दोनों को समान तरीके से पूजा जाता था। और इनके यहाँ सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता था हाईएस्ट, जैसे हमारे यहाँ भी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ऐसे इनका हाईएस्ट ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन में था उसको बोला जाता था पुरुंदम। पुरुंदम इनका हाईएस्ट ऑफिसर था। और सबसे लोएस्ट लेवल पे जो होता था, सबसे नीचे डी ग्रेड की जो जॉब होती थी उसे कहते सुरुंदम। तो इनके यहाँ सुरुंदम और एक पुरुंदम। पुरुंदम मतलब पहला, सुरुंदम मतलब लास्ट, पीछे से शुरुआत वाला। तो ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पोस्ट इनकी होती थी, एक पुरुंदम, दूसरा लोएस्ट लेवल का सुरुंदम। साथ में इनके यहाँ यूनिट हुआ करती थी, उन यूनिट के बेस पर डिवाइड किया जाता था कि भाई कौन कैसा होगा। तो इनके यहाँ जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो थी मंडलम। और मंडलम को आप समझ सकते हो जैसे आज के हिसाब से हम कहते हैं एक प्रोविंस, जैसे यूपी है,
या स्टेट, ऐसे इनका मंडलम हुआ करता था। मंडलम के बाद इनका जो अगला यूनिट, जो मंडलम में कई डिवीजन होते थे, वो होता था वलनाडु। वलनाडु, ये इनका सेकेंड यूनिट था। और इसे आप कह सकते हो स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, उस तरीके से हम। वलनाडु के बाद नाडु, उससे भी छोटी यूनिट नाडु। और डिस्ट्रिक्ट को भी कई पार्ट में बांट दो। और फिर होता था कुर्रम। कुर्रम क्या होता था? ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज। तो कई बार आपसे लगाने के लिए आता है भाई, सीरीज में लगाओ इनकी बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट। और कुर्रम के बाद जो गांव होता था उसको कहते थे उर। ये इनका विलेज है। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे पहला है मंडलम, या हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें, सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है मंडलम। मंडलम के अंदर वलनाडु, वलनाडु के अंदर नाडु, और नाडु के अंदर कुर्रम, और कुर्रम के अंदर उर। ऐसे वेन डायग्राम को, इससे हमें पता चला है मंडलम एक बड़ा यूनिट था और उर सबसे छोटा यूनिट था। ऐसे इनके यहाँ टेरिटरी को थोड़ा सा डिवाइड किया गया, प्रोविंस, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ग्रुप ऑफ विलेज, फिर उर विलेज। ऐसे इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली खास बात जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उर के लेवल पे या गांव के लेवल पे जो चलता था वो कैसे चलता। तो इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा फेमस था। इनके राजा ने काफी ज्यादा फ्रीडम दी थी गांव के लोगों को। पंचायत सिस्टम की तरह इनके यहां दिखता है। गांव या जिसे उर हम कहते हैं, इसके अंदर दो यूनिट हुआ करते। एक होती थी सभा, या जिसे कई बार महासभा भी कहते थे, जिसमें ब्राह्मण बस्तियां जो होती थी वहां पे होता था ब्राह्मण जो रेसिडेंट है वहां पर ये सभा होती थी। साथ में दूसरा उर, जो ये यूनिट है वही एक तरीके से होती थी गांव, गांव के लेवल पे पंचायत। और इस सभा और उर में से 30 मेंबर को सिलेक्ट किया जाता था। और ये 30 मेंबर एक तरीके से डिसाइड करते थे कि भाई कैसे चीजें चलेंगी। कहने का मतलब ये क्या करते थे, गांव को कई पार्ट में, या जिसे हम आजकल वार्ड कहते हैं, उसमें डिवाइड कर देते इलेक्शन के लिए, जैसे हम डिवाइड। और फिर वहां से 30 लोगों को चुना जाता। ये 30 लोगों की सभा या असेंबली ही गांव के सारे डिसीजन लेती थी। और इस संस्था की बात अच्छी ये थी, उनमें सभी जो गांव के लोग थे, विलेज के जो रेसिडेंट थे, लेकिन उसमें मेल फीमेल को इंक्लूड नहीं करता था। ऑल मेल ऑफ विलेज, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और कभी कभी अगर गांव बड़ा हो तो उसमें दो और भी हुआ करते थे। इसका काम क्या होता था? इसका काम वही सिंपल सा जैसे पंचायत का भी रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, नालियां बनवा दी,
कोई सड़क बनवा दी छोटी सी, गांव में पानी पहुंचा दिया, साथ में पौंड खुदवाना, तालाब पोखर ऐसी कुछ चीजें, और साथ में लैंड इक्वाइजेशन, मतलब लैंड की अगर जरूरत पड़ रही है तो लैंड को एक्वायर कर लिया अपने पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो उर के लेवल पे इनका गांव जो था वो एक तरीके से काम करता, कैसे सारी चीजें चलेंगी, कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें गांव के लेवल पे ऐसे डिसाइड होती थी। और फिर इस उर में से, गांव में से कुछ लोगों को सभा के अंदर लिया जाता। उर के अंदर सब लोग शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर डोमिनेशन मेल, सबको वोट नहीं, लेकिन सभा जो गांव में से ही, मेल में से ही बनती थी, उसके पास और ज्यादा पावर होती थी। और ये सभा, जैसे हमने कहा, इसमें ज्यादातर ब्राह्मण लोग जो थे वो एक तरीके से इंक्लूड होते, और ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशन थी वैसे भी। ब्राह्मण ब्राह्मण लोग जहां रहते हैं, उनकी जो बस्ती होती थी, उसी का इंस्टीट्यूशन था सभा, या जिसे कई बार महासभा भी कहते थे। और इस सभा को कई बार इनकी भाषा में पुरनुगुरी कहते थे, कि भाई चलो पैरुनिगरी में चलो, ये भी नाम से ये लोग जानते हैं। और जो लोग इस सभा में, ब्राह्मण वाली सभा में रहते थे, उनको प्रूनमकल, पैरू नमकल, ये सब जो वर्ड हैं वो तमिल लैंग्वेज के हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन बस हमें इतना याद रखना कि साउथ इंडिया से रिलेटेड, इतना हमें पता चल जाता है, जरूरी नहीं है चोला। और साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस क्या है? चोला, मतलब चोला से रिलेटेड। और इस सभा के अंदर बहुत सारी काउंसिल, जैसे अभी हमारी होती है, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी काउंसिल काम करते हैं। इमरजेंसी काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, या आप कह सकते हो जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे ही इनके अंदर जो ब्राह्मण वाली वो थी, वहां पर कुछ सभा या काउंसिल हुआ करती थी, काउंसिल वर्क किया करते थे, और इस काउंसिल को ये लोग वारियम कहते थे, कि वारियम का हम लोग पार्ट हैं। ये लोग बोलते थे कि भाई ये काउंसिल या वारियम में हम लोग काम करते हैं। और इन वारियम में जो लोग जाते थे उनका इलेक्शन होता था, ऐसा नहीं था नॉमिनेशन था, नहीं, इलेक्शन होगा और लोग उसमें वोट देंगे। और इलेक्शन के लिए कुछ कंडीशन थी, ऐसा नहीं कि जो भी आया वो इसमें एक तरीके से खड़ा हो जाए। एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, जैसे अभी हमारे देश में एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि भैया अगर आपको एमपी बनना है तो मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए, दूसरा आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऐसे ही इनके यहाँ भी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, जैसे पहला बोलते थे रेसिडेंट ऑफ विलेज, आपको गांव का निवासी होना पड़ेगा। ये नहीं आप कहीं बाहर से आए और बोलो कि मैं भी लड़ लेता हूं इलेक्शन, ऐसे नहीं चलेगा। साथ में एज की बाउंडेशन भी थी, और उसमें लिखा होता था आपकी एज 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। साथ में रिसोर्स की बात भी होती थी, आपके पास लैंड मिनिमम, आपके पास जो लैंड है वो मिनिमम 1.5 एकड़ के आसपास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप करते हो और साथ में आपके पास लैंड पर बना हुआ एक हाउस, इसे एक चीज पता चलता है, जो अपर क्लास थी उनको थोड़ा सा फायदा होता था,
और साथ में बोला जाता था वैदिक मंत्र की चांटिंग आपको आनी चाहिए। वैदिक मंत्र चांटिंग। तो इनकी सोसाइटी जैसी थी उस हिसाब से इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी। से आज की सोसाइटी डेमोक्रेटिक है तो हम बहुत सारी चीजें आज की सोसाइटी में हमारी एलिजिबिलिटी है, जैसे हम कहते हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज भाई 25 से ज्यादा होनी चाहिए एमपी बनने के लिए, या पंचायत के लेवल पे कहते हैं तो हम कहते हैं 21 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी एलिजिबिलिटी कंडीशन ये लोग रखते हैं और उसी के बेस पे सारे डिसीजन लेते हैं। साथ में कुछ अनएलिजिबिलिटी भी थी, भाई कौन कौन शामिल नहीं होगा। हमारे देश में भी अनएलिजिबिलिटी होती है कि भाई अगर कोई अनसाउंड माइंड है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसे देश में इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उसे मेंटली फिट होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि कम से कम बिजली का बिल दिया होना चाहिए। ऐसा नहीं बिजली का बिल ही खा गए गवर्नमेंट का तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इसलिए ये लोग बोलते थे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिसाब नहीं देगा, मतलब बताएगा नहीं कितनी इनकम हुई, कितना खर्च हुआ, ये सारे अगर नहीं बताएगा, उसमें गड़बड़ी की, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकंड, अगर कोई कंटिन्यू 3 ईयर किसी काउंसिल या कमेटी का अगर मेंबर रहा है तो उसे भी इसमें अलाउ नहीं था। तीसरा, उसने कुछ रॉन्ग एक्ट ना किया हो, जैसे वो किसी की चोरी ना किया हो, किसी से गलत नेचर ना करता हो, ये सारी चीजें। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता था, जैसे अभी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, तो ये लोग कुछ नहीं करते थे। सब लोगों की चिट्ठियां लेते थे और एक बड़े से बर्तन में रख देते थे, और ये चिट्ठियां रहती थी। और एक छोटे से बच्चे जिसको अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है, उस बच्चे से बोलते थे बेटा कुछ चिट्ठियां इससे निकालो और ये चिट्ठियां हमें दो। तो इनके यहाँ चुनाव ऐसे नहीं था जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं, बस वो चिट्ठियों में से कुछ लोग निकालता था और 30 चिट्ठियां निकलती थी, वो 30 मेंबर एक तरीके से जीत जाते थे। इसलिए बोला जाता है इलेक्शन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन थी, एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से था। बस ये था कि हाँ, इन्होंने उस टाइम भी ऐसी चीजें की, ये बड़ी बात है। अगली बात आती है इसके वर्क क्या होते थे। काम इसका वही होता था कि भाई गांव की हेल्प करना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, लोगों को वाटर चाहिए तो वाटर प्रोवाइड करवाना, जो हमारी पंचायत का काम। साथ में लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, गांव में किसी के बीच, जैसे प्रधान का होता है कि भैया दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, उसका समझौता करवा दो। साथ में जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना कि भैया हम कहां से खर्च चलाएंगे, आप पे भी कुछ देना पड़ेगा। और टेम्पल एंड एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन है उनका मैनेजमेंट करना, ये काम भी ये लोग देखते थे। से गांव के लेवल पर भी प्रधान देखता है। साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सब के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करवाना, इरिगेशन का, ट्रांसपोर्ट का, रोड, ये सारी चीजें। और इन लोगों ने कुछ प्लेस फिक्स कर रखे थे जहां पे लोग मिलते थे, जैसे टेम्पल में मिल लिए, वहां पे बातचीत हो गई। जैसे हमारे सोसाइटी में पहले चौपाल हुआ करती थी, कुछ पब्लिक प्लेस, उस चौपाल पे बैठ के किसी पेड़ के नीचे, तालाब के आसपास, वहां पे बातचीत करते थे। ऐसे इन लोगों की बैठक चलती थी।
और सब लोगों को बता दिया जाता था ढोल बजा के कि भैया आज के दिन बैठक होने वाली है, सब लोग आ जाना, जिससे कि जनता भी समझ सके कि भाई हमारे यहाँ होने वाला क्या है। लेकिन नेगेटिव अगर बात करें तो नेगेटिव बस यही था कि इनका लॉटरी सिस्टम था, जो वो उसमें से निकालता था बच्चा, तो एक लॉटरी सिस्टम है, लक है बस, उसमें ये नहीं कि जनता उसको सपोर्ट करती। ये इनका नेगेटिव है। नहीं, वैसे देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी चीजें काम की। और एक और नेगेटिव ये था कि कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी ऐसी थी जो अपर क्लास को सपोर्ट करती थी, लोअर क्लास को नहीं। तो अपर क्लास ज्यादा सपोर्ट करती थी, लोअर क्लास को ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे। ये सारी चीजें इनकी दिखती हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।